नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में और उनसे संबंधित आरक्षण की जो सुविधा दी गई है उसके बारे में। दोस्तों, जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इतनी अस्त व्यस्त थी कि उसको संभालने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, बहुत सारे समीकरण बनाने की जरूरत थी। भारतीय समाज जातिगत व्यवस्था से एक लंबे समय से जूझ रहा था। किसी भी देश की और किसी भी समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उस समाज और देश का हर वर्ग समान रूप से आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जब बात आए तो एक साथ एक ही पंक्ति में एक ही स्तर पर खड़े दिखे। जब किसी देश के नागरिक समाज में एक ही स्तर और एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं तो उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत एक जैसी होती है और तभी देश और समाज की उन्नति संभव हो पाती है। भारत के संविधान में निहित समानता, लोकतंत्र, गणराज्य, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तभी संभव होगी जब समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति एक स्तर पर एक ही पंक्ति में दिखाई दें, ना कि समाज का आर्थिक ढांचा ऐसा हो कि एक वर्ग ऊपरी स्तर पर हो और एक वर्ग अत्यंत निम्न स्तर पर दिखे। स्वतंत्रता से पहले भारत की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जहां कुछ समुदाय के लोग अत्यंत धनवान और शक्तिशाली थे, कुछ समुदाय के लोग अत्यंत पिछड़े, गरीब और निम्न स्तर समझे जाते थे। भारत देश में ऐसी स्थिति से निपटना अत्यंत आवश्यक था क्योंकि समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए समाज के सभी वर्गों का आगे आना बेहद जरूरी था। आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के मूल आदर्श के विपरीत है, लेकिन भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ापन भी जातियों में बटा हुआ था। कुछ जातियां उन्नत थी, कुछ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संपन्न थी और कुछ जातियां अत्यंत पीड़ा, तिरस्कार और गरीबी का दंश झेल रही। भारत में आरक्षण की आधारशिला भारतीय जाति व्यवस्था को देखते हुए ही रखी गई थी क्योंकि जातियों के आधार पर ही असमानता फैली हुई थी और इसी असमानता को दूर करने के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया। उसके साथ ही आंग्ल भारतीय समुदाय, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को भी आरक्षण दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देने का मुख्य कारण था जब भारत देश आजाद हुआ था तो उसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ था और अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े हिस्से द्वारा, विशेषकर मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उनकी निष्ठा भारत देश में ही बनी हुई। संविधान निर्माताओं ने भारत में निष्ठा रखने वाले मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानकर इन्हें संविधान में विशेष उपबंधों द्वारा कुछ ऐसे आरक्षण दिए जिससे बहुसंख्यक समुदाय के अत्याचारों से उन्हें बचाया जा सके। संविधान में इस प्रकार किए गए आरक्षण के प्रावधान अस्थायी प्रावधान है। संविधान में ये प्रावधान कोई स्थायी या बुनियादी पत्थर नहीं है जो इनको हटाया नहीं जा सकता। यदि समाज में समानता देखी जाने लगी और लोग आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक स्तर और एक पंक्ति में खड़े दिखाई देने लगे, तब संविधान से आरक्षण के इन विशेष उपबंधों की व्यवस्था को हटाया जा सकता है। संविधान के भाग 3 में भी अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 14 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और समानता के संरक्षण की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का प्रतिषेध करता है। हालांकि इस आर्टिकल की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोविजन बनाने में बाधक नहीं होगी। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता की गारंटी करता है। धर्म, मूल, वंश, जाति, स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है, लेकिन राज्य उक्त वर्गों के व्यक्तियों के लिए अगर इन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तो नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन करता है जो भारतीय समाज पर एक बड़ा कलंक है। इस आर्टिकल के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। छुआछूत से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो भारत के कानून में दंडनीय होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है और ना ही ये निर्धारित किया गया है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आते हैं। आर्टिकल 341, 342 राष्ट्रपति को इन जातियों के लिए उल्लेख करने की शक्ति प्रदान करता है और जिसको राष्ट्रपति उल्लेखित करते हैं वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझी जाएगी। और अगर ऐसी कोई अधिसूचना किसी राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल से परामर्श किया जा सकता है। आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो विभिन्न जातियों और कबीलों के नाम एक विशेष सूची में शामिल कर सकते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 332
232 के अधीन लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का प्रोविजन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस आर्टिकल में संशोधन करके ये स्पष्ट कर दिया गया था कि इस आयोजन के लिए जनसंख्या से तात्पर्य सन 1971 में की गई जनगणना पर आधारित जनसंख्या है और ये सन 2000 तक ऐसे ही बनी रहेगी। अब संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा आर्टिकल 332 में संशोधन किया गया और इस प्रयोजन हेतु जनसंख्या को दोबारा से परिभाषित किया गया और इस प्रयोजन के लिए जनसंख्या से तात्पर्य 1991 में की गई जनसंख्या पर आधारित जनसंख्या है, जो कि 2026 तक ऐसे ही मानी जाएगी। उसके बाद संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस आर्टिकल में फिर से संशोधन करके सन 1991 के स्थान पर जनगणना आधारित जनसंख्या 2001 को प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि अब 1991 की जगह 2001 में जो जनगणना की गई थी उसको आधार माना जाएगा। प्रथम आरक्षण संविधान लागू होने की तारीख से 10 वर्षों के लिए किया गया था। इसके बाद इस अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे बढ़ाकर 20 वर्षों के लिए कर दिया गया। फिर 1970 में आर्टिकल 334 में प्रयुक्त 20 वर्ष के स्थान पर संविधान के 23वें संशोधन द्वारा 30 वर्ष को प्रतिस्थापित कर दिया गया। संविधान के 95वें संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इस शब्दावली को बदलकर 60 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष कर दिया गया, यानी अलग अलग वर्गों के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षण 70 वर्ष तक बना रहेगा। भारत के संविधान में पिछड़े और अनुसूचित वर्ग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इस प्रकार के शब्द भारत के संविधान में उपलब्ध ही नहीं है। इन वर्गों में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसको उल्लेखित करने की शक्ति संघ और राज्य सरकार के पास है। आर्टिकल 340/1 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा और उनकी कठिनाइयों के अनुसंधान के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति है। आयोग इन वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय और दिए गए अनुदान के बारे में राज्य सरकार को अपनी सिफारिश भेजेगा और वो इसका अनुसंधान करके उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा। आर्टिकल 15/4 के अंतर्गत राज्य को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 16/4 के अंतर्गत राज्य को इन वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की भी शक्ति प्राप्त है। भाषागत अल्पसंख्यक वर्ग में वो लोग शामिल हैं जिनकी भाषा राज्य के बहुसंख्यक लोगों से अलग है। भारत के संविधान का आर्टिकल 350 प्रत्येक राज्य पर कर्तव्य आरोपित करता है। कर्तव्य उनका निर्धारित करता है कि वो भाषागत अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा की प्रथम अवस्था में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का इंतजाम करें और राष्ट्रपति ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जिसे वो जरूरी और उचित समझते हो। भारत के संविधान का आर्टिकल 343 और 347 ये उपबंधित करता है कि इस विषय पर मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति को ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या का 14वां भाग वहां पर बोली जाने वाली किसी भाषा के प्रयोग की मांग करता है तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा भी उस राज्य में या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए लिखित में सरकारी रूप में मान्यता दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा पदाधिकारी संविधान द्वारा इन वर्गों को आरक्षण से संबंधित विषयों का अनुसंधान करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा।